सभी को नमस्कार। मैं राजेश लखीरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज। आज अपना टॉपिक है लेंथेनॉइडों का पृथक्करण कि लेंथेनॉइड है वो किस प्रकार से प्राप्त किए जाते हैं। प्रकृति के अंदर लेंथेनॉइड है वो ऐस्कों के रूप में मिलते हैं। इनके मुख्य ऐस्क होते हैं वो मोनोजाइट होता है। इसके अलावा अन्य ऐसक भी होते हैं जैसे जीनोटाइम, बेसनेसाइट। तो मोनोजाइट इसका मुख्य ऐसक होता है। लेंथेनॉइडों का पृथक्करण कठिन कार्य होता है। लेंथेनॉइडों का पृथक्करण कठिन क्यों होता है? क्योंकि लेंथेनॉइडों का आकार लगभग समान होता है। आकार जिनका समान होता है उनके गुण धर्म भी क्या होते हैं? समान होते हैं। आकार समान हो, गुण धर्म समान हो, उनका पृथक्करण करना बड़ा कठिन कार्य होता है। तो इनके पृथक्करण कैसे किया जाता है, इसे समझने से पहले सबसे पहले ऐसक क्या होता है, खनिज क्या होता है। तो जो खानों से खोद कर निकाला जाता है उसे खनिज कहा जाता है, और उन खनिजों को ऐसक कहा जाता है जिससे धातु सरलतापूर्वक वह कम व्यय में प्राप्त हो सके। जैसे मान लो जो खानों से खोद कर निकाला, मान लो अपने हेमाटाइट निकाला, खानों से खोद कर हेमेटाइट से लो ऐसक बनता है, और हेमेटाइट ऐसक अपने निकला मान लो, लेकिन उससे लोहा प्राप्त करने में अपना खर्चा बहुत ज़्यादा लग गया, लेकिन मार्केट में उससे सस्ता लोहा तो पहले से ही मिल रहा है, तो उसको खनिज ही कहेंगे, उसको ऐसक नहीं कह सकते। ऐसक तब कहेंगे जिससे धातु सरलतापूर्वक व कम व्यय में प्राप्त हो सके, यानी कि उन खनिजों को ऐसक कहा जाता है जिससे धातु सरलतापूर्वक व कम व्यय में प्राप्त हो सकती है। जैसे लोहे का जो हेमाटाइट ऐसक है, तो हेमाटाइट से लोहा आसानी से प्राप्त हो जाता है क्योंकि इसमें अशुद्धियाँ कम होती हैं। इसके अलावा मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पायरेलुसाइट, कॉपर का कॉपर पायराइटिज होता है। उसी प्रकार से लेंथेनॉइडों का जो मुख्य ऐसक होता है जिसे मोनोजाइट कहा जाता है। इसके अलावा जीनोटाइप, बेसनेसाइट और होती हैं। तो सबसे पहले खानों से खोद कर निकाला उससे खनिज, जिन खनिजों से धातु सरलतापूर्वक प्राप्त की जा सकती है उन्हें ऐसक कहा जाता है। ऐसक से धातु प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को धातु क्रम कहा जाता है। देखो इनको समझो ध्यान से। एक तो है खनिज। खनिज क्या होता है? जो खानों से खोद कर निकाला, अपने खान है, खानों से खोद कर निकाल कर लाए, मान लो ये इस प्रकार से खानों से खोद कर निकाल कर लाई हैं, तो ये क्या है? खनिज है। इससे धातु प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, तो इन खनिजों को क्या कह सकते हैं? ऐसक कह सकते हैं। इन्हीं खनिजों को ऐसक कह सकते हैं यदि इनसे धातु सरलतापूर्वक प्राप्त हो सकती है। ऐसक यानी कि और। तो मिनरल्स से सभी खनिजों को ऐसक नहीं कह सकते। ऐसक केवल उन्हें कह सकते हैं जिसे धातु अपने प्राप्त कर सकते हैं। ऐसक से धातु प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया, ऐसक से धातु प्राप्त करने की क्रमबद्ध प्रक्रिया को धातु क्रम कहा जाता है। धातु क्रम में निश्चित क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है कि सबसे पहले ऐसक को पीसा जाता है। ऐसक को पीसने के लिए दलितर व स्टैंप मिल मशीनें काम में ली जाती है। दलितर में क्या होता है? एक बड़ा अपने कुंडी टाइप का होता है, उस पर लोहे के मोटे मोटे मुसल लगे होते हैं। इस प्रकार से धड़ उनको ऐसक के टुकड़े किए जाते हैं। उसके बाद में स्टैंप मिल मशीन ऐसी होती है जैसे आटा चक्की होती है, आटा चक्की की तरह स्टैंप मिल मशीन होती है, इससे बारीक पाउडर बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम था अपना ऐसक को पीसना। ऐसक को पीसने के लिए अपने दलितर और स्टैंप मिल मशीन ली। उसके बाद में दूसरा काम होगा ऐसक का सांद्रण की अलग अलग विधियां होती है, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, जागफलन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, रासायनिक विधि। अपने जो लेंथेनॉइडों का जो मोनोजाइट ऐसक है उसका पृथक्करण किया जाता है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से। इस विधि की खास बात क्या होती है? इसमें ऐसक को लेकर
डालू भाग पर रखा जाता है, ये ऐसक है, डालू भाग पर रखा जाता है, इसमें जल की धारा प्रवाहित की जाती है। और ये केवल उन्हीं ऐसकों का किया जा सकता है जिसमें ऐसक तो भारी हो और उसके अंदर मिला हुआ अशुद्धियां हैं वो हल्की हो। तो जल की धारा प्रवाहित करेंगे तो अशुद्धियां हैं वो जल के साथ घुलेगी और जल के साथ नीचे आ जाएगी डालू भाग से, और ऐसक है तो ऐसक यहीं रह जाएगा, अशुद्धियां है वो नीचे चली गई है। तो इस विधि को कहा जाता है गुरुत्व पृथक्करण विधि, यानी कि डालू भाग पर रखकर जल की धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे हल्की अशुद्धियां नीचे चली जाती है, ऐसक वहीं बचा रह जाता है। ऐसक भारी होना चाहिए, नहीं तो ऐसक भी नीचे चला जाएगा हल्का हुआ तो। इसके बाद में तीसरा सामान्य जो लोहा तांबा उनके अंदर तो निस्तापन या भ्रंजन किया जाता है, उसके बाद में प्रगलन किया जाता है, उसके बाद में धातु का चयन और शुद्धिकरण किया जाता है। लेकिन अपने यहाँ पर क्या किया जाता है, अगला पद आता है भंजन। भंजन का मतलब क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब तोड़ना, यानी कि कई यौगिक हैं, बड़े यौगिक हैं, उनको तोड़ने के लिए छोटे छोटे यौगिकों में तोड़ना जरूरी होता है। तो इस घटना को कहा जाता है, तोड़ने को कहा जाता है भंजन। भंजन में क्या किया जाता है कि किसी को तोड़ना हो, किन्हीं को यौगिकों को तोड़ना हो, उसमें क्या किया जाता है, एक बंद पात्र के अंदर जिसको तोड़ना है उसके साथ कोई भी साल्ट मिलाकर उसको गर्म किया जाता है, बहुत तेज गर्म किया जाता है। तेज गर्म करेंगे और लंबे समय तक गर्म करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। इसी प्रकार से लेंथेनोइडों की क्रैकिंग करने के लिए क्रैकिंग दो प्रकार की से हो सकती है। एक तो होती है अस्टोसोफोर द्वारा। तो ये सबसे पहले मैंने अस्टोसोफोर वाली लिखी है कि अस्टोसोफोर डालकर इसको लंबे समय तक गर्म करें, और दूसरी होती है एनेओस डालकर गर्म करने वाली। तो सबसे पहली बात करते हैं अपने अस्टोसोफोर डालकर इसे गर्म करेंगे, लंबे समय तक गर्म किया। तो देखो अस्टोसोफोर द्वारा भंजन यानी कि अस्टोसोफोर द्वारा क्रैकिंग कैसी हो सकती है। सबसे पहले तो पिसा हुआ खनिज, या आपने ऐसे कहते हैं पिसा हुआ ऐसक है, उसके अंदर क्या किया, पिसा हुआ ऐसक यहाँ से जो सांद्रण के बाद में आया है, तो ये पिसा हुआ ऐसक था ना, पिसा हुआ ऐसक। तो पहला ऐसक को पीसना था, दूसरा सांद्रण, सांद्रण के बाद में फिर यहां वाला टर्म काम आइए यहां पर तीसरा, तो पिसा हुआ ऐसक प्लस 93% अस्टोसोफोर, यानी कि अस्टोसोफोर मिला दिया इसके अंदर पिसी हुए ऐसक के अंदर। 210 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 4 घंटे तक गर्म किया, यानी कि इस हाई टेम्परेचर पर 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 घंटे तक गर्म किया। गर्म करने के बाद में हमने देखा कि गाढ़ा पेस्ट बनकर तैयार हो गया। तो इस गाढ़े पेस्ट के अंदर क्या सौदा है भाई, गाढ़े पेस्ट के अंदर क्या मिला हुआ है। तो गाढ़े पेस्ट का अवलोकन किया, अवलोकन करने के लिए इसका जल द्वारा निष्कर्षण किया गया 12 से 15 घंटे तक, यानी निष्कर्षण का अर्थ जल मिलाकर 12 से 15 घंटे तक इसको और गर्म किया गया। तो अब देखा कि एक तो अवक्षेप प्राप्त हो गया। अवक्षेप का मतलब पीटीटी कह दें, पीपीटी अवक्षेप का मतलब जब कुछ मटेरियल था वो नीचे जम गया और कुछ जो अपने साफ लिक्विड है वो ऊपर रह गया है। तो अवक्षेप, इनको छान लेंगे तो क्या हो गया, अवक्षेप अलग हो जाएगा। अवक्षेप का मतलब जमा हुआ मटेरियल है, और जो विलियन है, जो सॉल्यूशन है, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अवक्षेप के अंदर तो क्या आते हैं, अवक्षेप के अंदर मुख्य रूप से होती है SiO2 सिलिका, जिसे अपने क्या कह देते हैं, रेत। तो ये रेत कचरा होती है, कुछ नहीं होता इसमें। और जो काम का नहीं है वो ऐसक होता है, इस ऐसक को पीस कर दोबारा से यहीं से आप इसको पीस कर दोबारा से अस्टोसोफोर के साथ क्रिया कराएं, क्योंकि इसने कुछ क्रिया किए बगैर रह जाता है, तो वापिस अस्टोसोफोर मिलाकर ये क्रिया दोबारा से करा सकते हैं। इसके अलावा इसमें जर्कोनियम का सिलिकेट प्राप्त हो जाता है, इसमें जर्कोनियम का सिलिकेट होता है। तो ये तो एक प्रकार का कचरा बच गया। तो अपने जो विलियन है, विलियन के अंदर लेंथेनोइड आ गई। एलन का मतलब लेंथेनोइड प्लस 2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले, थ्योरियम प्लस 4 वाला, जर्कोनियम में
आदि आ गए। अब इससे अपने क्या करें, इस विलयन के अंदर मिलाया जाता है सोडियम पायरोफॉस्फेट। सोडियम पायरोफॉस्फेट मिलाकर इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। सोडियम पायरोफॉस्फेट के साथ एक तो जो जम जाता है, नीचे अवक्षेप प्राप्त होता है, वो थ्योरियम का होता है। तो थ्योरियम का पायरोफॉस्फेट बन जाता है। तो इसको तो अपने छनित अवक्षेप को अलग कर लेते हैं, और जो छनित है, छनित के अंदर क्या किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड बनाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड जानते हो आप, COOH से और 2H2O होता है, यानी कि अपने C2H2O4 होता है और साथ में 2H2O होता है। तो ऑक्जेलिक एसिड मिलाकर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद में फिर अमोनियम ऑक्जिलेट मिलाकर दोबारा से गर्म किया जाता है। पहले ऑक्जेलिक एसिड मिलाकर गर्म किया कुछ समय तक, उसके बाद में अमोनियम ऑक्जिलेट मिलाकर गर्म किया। किया तो कुछ तो अवक्षेप प्राप्त हो गया और कुछ क्या रह गया, छनित रह गया। छनित के अंदर थ्योरियम होता है और जर्कोनियम की ऑक्साइड ऑक्जिलेट के रूप में अलग हो जाते हैं। अब थ्योरियम अलग हो गया यहाँ पर। अब इस अवक्षेप के अंदर बाकी लेंथेनॉइड बचे हैं। बाकी लेंथेनॉइडों का ऑक्जिलेट बन गया है। लेंथेनॉइडों के ऑक्जिलेट का अब क्या किया, इसके साथ सांद्र स्ट्रेसोफोर मिलाकर गर्म किया। सांद्र स्ट्रेसोफोर मिलाकर दोबारा से गर्म किया है, और इसके बाद में गर्म करने के पश्चात क्या मिलाया, सोडियम सल्फेट मिलाया। तो सोडियम सल्फेट मिलाया तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, कुछ तो अवक्षेप प्राप्त हुआ और कुछ विलयन प्राप्त हुआ। अवक्षेप को छानकर अलग कर लिया और विलयन को अलग कर लिया। विलयन में तो भारी लेंथेनॉइडों के सल्फेट होते हैं। भारी लेंथेनॉइडों का मतलब है ये परमाणु क्रमांक 64 से 71 तक है। 64 से 71 तक का मतलब है कि तो ये होते हैं। तो ये 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, यानी कि ये गैडोलियम से लेकर, यानी कि ये GD है, ये गैडोलियम से लेकर ल्यूटीशियम तक है। ये लास्ट वाले होते हैं, यानी गैडोलियम, ट्रिबियम, डायस्प्रियम, होलियम, इट्रिबियम, ल्यूटीशियम, ये भारी लेंथेनॉइडों में आ गए। और जो हल्के हैं तो हल्कियों के क्या होंगे, ऑक्साइड हल्के हैं वो ऑक्साइड के रूप में होंगे। इसके अंदर फिर क्या मिलाया जाता है, HNO3 मिलाया जाता है। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो वो क्या करता है, इसको नाइट्रेट में बदल देता है, और जो अवक्षेप प्राप्त होता है उसमें सीरियम ऑक्साइड होता है। तो इस प्रकार से इनका पृथक्करण हो जाता है H2SO4 द्वारा, यानी कि H2SO4 द्वारा बंधन है वो बहुत ही सरल काम है।